कभी रह सकता है, नहीं रह सकता, नहीं कभी रह सकता है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल हाँ रह सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रह सकता है या नहीं, तो नहीं रह सकता। ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर जब होता है तो उस केस में एच का अकेले एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब आप ये जान लो कि ऐसा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमारे लिए अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है। अगर आपको आइडियली पूछे कि एच एग्जिस्ट कर सकता है, एच एटम अकेले एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मतलब अगर सिंपल ऐसे पूछे करेगा या नहीं करेगा, तो आप उसको सिंपल बोल सकते हो कि नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, बट एक्सट्रीम कंडीशन में पॉसिबल है। और कोई डाउट? चलो ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया एटम एटम तो बहुत सुन चुके हैं, आखिर एटम होता कैसा है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए उससे पहले जरूरी है डाल्टन सर के थियरी को समझना, जो कि एनसीईआरटी वाइज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में दिया है, बट अपन इसको इसमें पढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड कि वो एटम से रिलेटेड है। डाल्टन सर कहते हैं कि दुनिया का हर एलिमेंट, इसको गौर फरमाना, दुनिया का हर एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम है एटम। दुनिया का हर एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम है एटम। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, चलो भैया मान लिए कि एटम से मिलकर बना है। उसके बाद डाल्टन सर कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, उनका साइज, मास और अदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होगी। और अगर दूसरे एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है, वो कहना चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एटम लोगे, अगर आप हाइड्रोजन का एटम लोगे, तो हाइड्रोजन के एटम जितने भी होंगे, अगर मान लो 10, 50, 200, 500, 1000, कितने भी हाइड्रोजन एटम ले लो, उन सारे हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। सारे हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। चाहे तुम इंडिया में ये हाइड्रोजन का एटम लो, ऑस्ट्रेलिया में लो, जाके जुपिटर पे ले लो, मून पे जाके ले लो, सारे जगह जो हाइड्रोजन मिलेंगे, उनका साइज, उनका मास और उनकी अदर प्रॉपर्टीज होगी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट ले लिया, मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ले रहा हूं और एक हीलियम का एटम ले रहा हूं, तो बोलते क्या है कि भैया हीलियम के अगर एटम लोगे, तो हीलियम के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। हीलियम और हाइड्रोजन के एटम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। मतलब हीलियम और हाइड्रोजन के एटम कभी एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट है। तो कहानी आप संक्षेप में अगर ऐसे बोले, तो एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे, अलग अलग एलिमेंट के सारे एटम अलग अलग। मुझे इतना बता दो, ये समझ में आया या जादू हो गया? कोई ऐसा इसको जादू हो गया वो बोलना है, इसको समझ में आ गया वो चुप है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जादू हो गया वो बोलो। शिखर हैंड रेज किया, बोलो क्या समस्या है। सर हम लोग बोलते हैं सर कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सर ठीक है, उसके अंदर तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना सर। आएंगे उस पे। मतलब ये क्वेश्चन को बचा के रखो, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये क्वेश्चन मुझसे वापस पूछ लेना, शायद पूछने की जरूरत ठीक है नहीं सर। पड़ेगी। ठीक है। ये ठीक है क्वेश्चन सर। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, थर्ड पॉइंट, कि एटम्स जो होते हैं, ये डाल्टन सर कहते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, वो इतना छोटा है कि उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एटम इतना छोटा है कि उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम इज इनडिविजिबल। ये जो लिखा हुआ है ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इसका मतलब होता है सिंपली एटम इज इंडिविजिबल, जो कि हमारे डाल्टन सर कह के चले गए। अब ये सच है कि नहीं वो बात की बात है, बट डाल्टन सर कहते हैं कि भैया एटम जो है वो इंडिविजुअल है, एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ना ही आप किसी एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, बोलते क्या है कि भैया देखो क्या है
कि एटम्स जो है वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होके केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। अगर ध्यान दो तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का अपने पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है। और एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो ये जो चीज है कि एटम के ये जो दिया हुआ है, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि भैया आप एटम को ना बना सकते ना बिगाड़ सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मतलब मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लास्ट थिंग है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लो यहाँ पे H2 और O2 रिएक्ट करते हैं, H2 और O2 रिएक्ट करके H2O देते हैं, तो आखिर एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है? तो देखे होगे बहुत जगह ऐसे इसको लिखेगा 2H2 प्लस 2, 2H2 गिविंग O2 गिव 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एटम्स बस यहाँ रीअरेंज हुए। कैसे? इस H2 का मतलब होता है दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ एग्जिस्ट करना, इसको बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। बोलता क्या कि दो H2 मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे ऐसे कितने पेयर अपने पास, दो हैं। ये 2H2 का मतलब क्या हुआ, दो हैं ऐसे ऐसे, ये हो गया 2H2। बोलता क्या है, ये जब O2 से रिएक्ट करेगा, O2 का मतलब क्या हुआ, दो ऑक्सीजन एटम जब मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया वो O2 मॉलिक्यूल है, तो दो ऑक्सीजन एटम का एक पेयर, O और O। तो 2H2 प्लस O2 ये क्या दे देगा, ये 2H2O दे देगा। इस 2H2O का मतलब क्या है, 2H2O का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोजन और उनके साथ रहेगा एक एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये आगे में 2 क्यों लगाया, तो आगे में 2 लगाने का मतलब बस इतना सा है कि भैया ये जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ये मतलब है, एक सेकंड रुक जाओ, ये एच एच और ये ओ। देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, इस H2 का मतलब हुआ ये एक पूरी चीज, दो हाइड्रोजन एटम। O2 का मतलब हुआ ये पूरा दो ऑक्सीजन एटम। तो बोलता क्या है कि दो H2, देखो यहाँ गौर फरमाओ, ये ध्यान दो, बैलेंसिंग करके हम क्या बोलते हैं कि 2H2 मतलब ये दो कपल, जो हाइड्रोजन का कपल है वो कितने लिए, दो लिए। एक ऑक्सीजन का कपल लिया, ये दोनों रिएक्ट किए, क्या बन गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक साथ, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक साथ, और ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक साथ, ये बन गई ये चीज, ये बन गई ये चीज, ये चीज दो बनी है, तो हम इसने इसके में आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो मुझे ये बताओ कि इस पूरी कहानी में क्या कोई रीअरेंजमेंट के अलावा कोई चीज हुई है? कुछ नहीं हुआ यार, बस यहाँ का एक ओ यहाँ इसके पास चला गया, यहाँ का एक ओ इसके पास चला गया, काम खत्म, ये दो H2O बन के मिल गए। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, और कुछ अलग से नहीं हुआ, ये कुछ नई चीज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, रीअरेंजमेंट है। यही बोलते हैं डाल्टन सर कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट्स ही होते हैं एटम्स के, और कुछ उसके अलावा नया नहीं होता। मुझे इतना बता दो कि ये चीज क्लियर है या जादू हो गया? H2O का फॉर्मेशन और H2O की बैलेंसिंग समझ में आई कि क्यों करते हैं बैलेंस? क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि अपने को पता है कि अगर लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन एटम तो राइट में भी 4 होने चाहिए थे। अगर वहां 2 आगे में नहीं लगाते तो हाइड्रोजन तो दो ही एटम होता, ऑक्सीजन भी दो हो जाता, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? तो उसको बैलेंस करके सही तरीके से समझाने के लिए ये चीज लिखी जाती है। मुझे इतना बता दो कि ये किसके किसके भेजे में नहीं गया, जादू हो गया। शुभम बोला रीअरेंजमेंट में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या नहीं? शुभम, रीअरेंजमेंट डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ शुभम, सिंपल था, इसको स्कूल के एग्जाम्पल से सोच के देखो। ऐसा है कि दो हाइड्रोजन, ये दो लोग हैं उनका एक ग्रुप है, ये दो लोग हैं उनका एक ग्रुप है, और ये दो लोग हैं उनका एक ग्रुप है। मान लो ये दोनों एक दूसरे में लड़ गए किसी कारण से, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोलिजन कॉम्बेंट बन जाती है, एक इसके साथ चला जाता है, एक इसके साथ चला जाता है। और मान लो इन दोनों में अलग अलग राइवलरी था, तो बेसिकली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनके लिए कोई फोर्स वर्क करे ही करे। हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करे, हो सकता है इन दोनों को कोई लड़ाए, हो सकता है अपने से लड़ जाए, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी फोर्स का काम करना वहां पे। चलेगा शुभम?
अगर यहाँ टू नहीं लगाता तो क्या दिक्कत होता, देखो यहाँ टू नहीं लगाता तो क्या दिक्कत होता, यहाँ पे सिर्फ एक ही H2 होता, मतलब ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये और ये रिएक्ट किया तो एक ऑक्सीजन तो गया, दूसरा ऑक्सीजन कहाँ गया, ये कैसे बताते। तो इसको बताने के लिए कि हमें पता है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मास तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे टू लगाया ताकि ये दो H2 हो जाए, एक O2, एक इधर O एक इधर हो, और H2O भी कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है। ये डन है। कोई ऐसा कहना चाहता कि जादू हो गया ये, कोई ऐसा कहना चाहता कि जादू हो गया भैया। चलो ठीक है। तो ये हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको हम याद कर लेना, एकदम रट्टा मार जाना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ हो सकता है लैंग्वेज बदल के दे, मतलब सेम ही होता है। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पहली चीज, ना ही आप उसको बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दुनिया का हर चीज एटम से मिलके बना हुआ है, और केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, किसी भी कंपाउंड में एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। शुभम बोला H2O2 में कोलिजन होगा नहीं होगा, शुभम बाबू ये कोलिजन वाली जो चीज है ना, वो डिपेंड, मतलब ये मत सोचो कि कोलिजन से हुआ कैसे हुआ, सारे रिएक्शंस के प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, किसी में कोलिजन होता है, किसी में आराम से सिंपल रीअरेंजमेंट हो जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि कोलिजन होता है, बट हमेशा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें कोई ये नहीं जानना कि कैसे हुआ, हमें ये जानना कि क्या हुआ, दैट्स ऑल। ठीक है, कैसे हुआ नॉर्मली कोलिजन होता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है। चलो, सो ये हो गया अपने पास डाल्टन सर की एटॉमिक थ्योरी। अब बात आती है इन्होंने जो बोला है उस पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये थर्ड पॉइंट, कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अब हुआ क्या कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, सम एक्सपेरिमेंट्स लाइक, पहला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, दूसरा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, तीसरा मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मुलिकन मिलिकन दोनों ही लिखते हैं, ठीक है, मिलिकन, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, परेशान नहीं हो, भेज दूंगा मैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कहता क्या है कि कैथोड रे, कैनाल रे या मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन तीन एक्सपेरिमेंट से एक चीज देखने को मिली। क्या देखने को मिली, इन तीन एक्सपेरिमेंट से एक चीज पता चली, वो ये है कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल नहीं है। इन तीन एक्सपेरिमेंट से एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, वो इन तीन एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो बात ये हुई कि भैया जो बोल के गए हैं हमारे क्या बोलते हैं डाल्टन साहब, जो बोल के गए हैं वो डाल्टन साहब कहीं ना कहीं गलत है, मतलब एटम्स का डिवीजन पॉसिबल है। तो लोगों ने बोला ठीक है यार, अब डाल्टन साहब जो थे वो बेचारे बूढ़े थे, वो बोल के चले गए, आप नए वाले बता दो कि भैया वो जो आप बोलते हो कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, तो एटम आखिर किससे मिलके बना है। तो उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपना ओपिनियन देते गए, जिसमें जो सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट है, ये गो थ्रू किया गया था थॉमसन सर के द्वारा, जे थॉमसन। तो उन्होंने सबसे पहला अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि एटम कुछ ऐसा होता होगा। जब उन्होंने बोला कि भैया एटम इस चीज से मिलकर बना है, तो लोगों ने बोला कि बताओ कैसा है फिर। तो उन्होंने अपना सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है ये थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये है कुछ थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं ऊपर। उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, आज तक किसी ने देखा नहीं है, उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने बस एक आइडिया प्रपोज किया कि ऐसा एटम होता होगा। तो भैया कैसा होता होगा, उनसे पूछा गया बताइए कैसा होता होगा।
तो वो कहते क्या है ना कि एटम जो है ना ये वाटरमेलन जैसा होता होगा, वो एटम जो है वो प्लम के जैसा होता होगा। प्लम एक क्या है, केक है, इसको एक और भी नाम बोलते हैं, दैट इज प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या बोलता है, वो कहते हैं कि एटम जो होगा वो प्लम के जैसा होगा, वो वाटरमेलन के जैसा होगा, दोनों बात बराबर है। पहले वाटरमेलन से समझते हैं। तो कहते हैं कि ये वाटरमेलन जैसा एटम होगा। कैसा होगा वाटरमेलन जैसा? तो सबसे पहली चीज की वाटरमेलन कैसा होता है, नॉर्मली स्फेरिकल होता है। तो एटम भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, पहली चीज। दूसरी बात, एटम के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। एटम के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेंगे पार्टिकल्स के फॉर्म में। और वो जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ऐसे बीज की तरह उसमें फिटेड होंगे अंदर में। जैसे ये जो ब्लैक 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 जो सीड्स है ना, ये सीड्स जो हैं, ये सीड्स जो हैं, ये सीड्स जो हैं, ये सीड्स एक्चुअल में कैसे हैं, तो ये एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है जो उसके अंदर में फिटेड है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। सीड्स जो हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नाम इसका क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें ये जो फ्रूटी पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, ये जो रेड वाला जो पार्ट है, वो कहते हैं कि जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। निगेटिव चार्ज कौन है, जो उसमें सीड है वो निगेटिव चार्ज है, जो बीज है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो रेड वाला है, जो ये फ्रूटी पार्ट है, ये एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो बीज है, ये जो रेड वाला पार्ट है, फ्रूटी पार्ट जो है, रेड फ्रूटी पार्ट इज पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेड फ्रूटी पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो सीड्स हैं वो निगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, ये जो फ्रूटी पार्ट है ये पूरे ही एटम में ना फैला हुआ है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एटम, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये पूरे एटम में क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं कहीं एक जगह पे बीज की तरफ फिटेड है। मतलब ऐसे समझ लो इन शॉर्ट कि आप कभी भी वाटरमेलन में से बीज तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन रेड वाला पार्ट बाहर नहीं निकाल सकते। हमें पता है लिक्विड टाइप का चीज है, मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो लिक्विड टाइप का जो चीज है, तो थोड़ा सेमी सॉलिड या लिक्विड बोलो, उसको आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो वाला जो चीज है वो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है, वहां पे जो बीज है, वो बीज को क्या बोल दिया उन्होंने, कि वो बीज जो होंगे वो क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वो कहते क्या है कि ओवरऑल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल का मतलब क्या है, इस न्यूट्रल का मतलब है कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो अमाउंट है वो क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी कहानी क्या है, ध्यान रखो, एटम एकदम वाटरमेलन याद करो। वाटरमेलन कैसा है, स्फेरिकल है, मतलब एटम स्फेरिकल है। बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। रेड वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन मत बोलना, पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बराबर है। अमाउंट का मतलब क्या हुआ? अमाउंट का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से -4 चार्ज आएगा तो प्रोटॉन की वजह से +4 चार्ज आएगा। यही कहना चाहते हैं अपने डाल्टन सर। तो फिर से सॉरी, थॉमसन सर, माय बैड, थॉमसन सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्फेरिकल सीड्स जो है वो अपने पास नेगेटिवली चार्ज है, फ्रूटी पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ओवरऑल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है? बराबर है। बोलता है कि सर इसका स्ट्रक्चर दूसरा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है दूसरा स्ट्रक्चर। देखो, इसको बोलते भी है प्लम पडिंग। प्लम पडिंग का मतलब क्या होता है? जब उधर जाओगे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, 25 दिसंबर क्या बोलते हैं, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन वहाँ पे एक स्पेशल तरह का केक बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लम। वो केक ऐसा है, वो केक होता है, केक में बहुत सारे मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो नट्स होते हैं, जो चेरीज होती है वो लगाई हुई होती हैं। तो वो कहते क्या है कि पूरा केक का जो पार्ट हुआ, पूरा जो केक हुआ वो स्फेरिकल है, तो अपने पास एटम जो होगा स्फेरिकल हो गया। उसमें जो चेरीज हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह होंगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो रिमेनिंग जो वहां पे केक का जो पार्ट है वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। बिल्कुल हम उसको कंपेरिजन ऐसे कर लेते हैं, वाटरमेलन के साथ भी कर लेते हैं, चलेगा। तो यही प्रपोज किया उन्होंने कि ऐसा एटम होता होगा, ये ध्यान रखना, होता होगा। है या नहीं है ये किसी ने नहीं देखा। इवन आज तक किसी ने एटम एग्जैक्टली कैसा है ये किसी को नहीं पता, एटम के अंदर कैसा है ये किसी को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं है। बस उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी से। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी मतलब कुछ ऐसा दिखा रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। एक्चुअल में कैसा है ये किसी को नहीं पता। जैसे मान लो इस रूम में क्या है कि आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसमें कैमरा का यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप का कैमरा का यूज कर रहा हूँ। क्या गारंटी है मैं कैमरा लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ? हो सकता है फोन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको एक अंदाजा लगता है कुछ कुछ चीज ऑब्जर्व करके, यार हो सकता है कि ये इस तरह से ये आदमी काम कर रहा होगा, इस तरह से ये चल रहा होगा। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट आने का मतलब कोई बल्ब लगा होगा उससे लाइट आ रहा है। हो सकता है कोई और लाइट का मैं सोर्स लगा देता। ठीक है। तो ये जो पूरा एटम कैसा है ना, ये बस एक अंदाजा था, एक प्रपोजल था कि ऐसा होगा। और इसके वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये पूरी कहानी है कि एटम एक्चुअल में कैसा होता होगा, इसका उन्होंने एक अंदाजा बताया कि देखो ऐसा होता होगा। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गई, तो मुझे फटाफट बता दो कि ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। हाँ जी। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो मुझे फटाफट बता दो कि ये तो सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया। बोलो। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है, जादू वादू हो गया है? डन है? बोल भाई, डन है या अभी इसमें समस्या है? बता दो मुझे कि भैया इसमें तो समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, जादू वादू हो गया है। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट रुक जा, मैं एक चीज, एक मिनट रुक जा बस, जस्ट अ मिनट। जस्ट एक मिनट बस, हो गया। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड साहब। ठीक है। शुभम बोल रहा है ये चिपका हुआ है या फिर नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। शुभम ये चिपका हुआ है। शुभम ये चीज ध्यान दो कि ये चिपका हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ये सिंपली चिपका हुआ है, दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिए, चिपका हुआ है, ये रिवॉल्व अभी नहीं कर रहा है। रिवॉल्व वाली चीज अभी आप अपने दिमाग में से दूर रखिए कि वैसा रिवॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक मिनट बस, हो गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट बस।
जस्ट मिनट, एक बस मैं डायग्राम लगा दूं यार, ये डायग्राम मैं लगाया था वो यहाँ से गायब हो गया है। इससे मैं एक दूसरा सा डायग्राम लगा दूं देख के। हाँ, सुंदर सा, चलो मिल गया मुझे, वरना मेहनत करके बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। जस्ट मिनट हो जाओ। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड साहब क्या थे एक्चुअल में, वो एक तरीके से मतलब जब वो अपने रिसर्च कर रहे थे तो कैन यू से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आयुष, अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, जब थॉमसन साहब ने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की थी। उन्होंने बस इलेक्ट्रॉन के बारे में और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोला था। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिल के की एक्चुअल में। दोनों नाम बोलते हैं, बहुत जगह बुक में बोलोगे तो गोल्डस्टीन दिखेगा, बहुत जगह बुक्स में रदरफोर्ड लिखता है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है उसमें। एनसीईआरटी गोल्डस्टीन बोलती है मेनली। ठीक है, चलो, तो इसके बाद रोल आता है रदरफोर्ड साहब का। तो नेक्स्ट जो मॉडल प्रपोज किया गया वो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल कैसा, अपन उस पर बात करते हैं। जस्ट मिनट। अब देखो इनके साथ क्या था, ये क्या थे रदरफोर्ड साहब, तो एक्चुअल में थॉमसन सर के साथ ये पीएचडी कर रहे थे उनके अंडर में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस है। ये आपको अभी भी पढ़ना है, आप जब सीनियर क्लास में जाओगे तभी भी पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही फेमस। ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था अपने गुरुजी के मॉडल को प्रूव करने के लिए कि भैया जो मेरे सर बोले हैं, जिनके अंदर मैं कर रहा हूँ रिसर्च, वो बात बिल्कुल सही बोले। लेकिन कहते हैं ना कि नियति को हमेशा वो चीज मंजूर नहीं होती भैया जो आप चाहते हो। नियति को बहुत बार बहुत अलग अलग चीजें मंजूर होती हैं, करने कुछ जाते हो कुछ और जाता है। तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी थी इसमें। वो गए थे थॉमसन सर के मॉडल को सही प्रूव करने, और गलती से ऐसा हुआ कि उन्होंने उनकी मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। जो थॉमसन सर ने जिस मॉडल को प्रपोज किया उस मॉडल की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। रदरफोर्ड साहब ने उस मॉडल की धज्जियां उड़ा दी और एक नया मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम रखा रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं, रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं, सिर्फ प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक और भी नाम है, दैट इज प्लानिटरी मॉडल। अब रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल क्या था उसको समझने के लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया क्या उन्होंने, क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल का मतलब सिंपल सा होता है, एक पतला सा, बहुत पतला सा लेयर गोल्ड का। ठीक है, दिस इज गोल्ड फॉइल, ये चीज है, ये गोल्ड फॉइल है। उसके ऊपर क्या किया उन्होंने कि अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया, अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान देना, इस अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है जो मैं बता रहा हूं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, ध्यान देना, यहाँ अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस टू आयन, कुछ अलग नहीं है। ये हीलियम प्लस टू आयन को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो बचा वो अल्फा पार्टिकल कहला जाएगा। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसको लेड के डब्बे में रखा, ये लेड का डब्बा था, लेड के डब्बे में रखा, और लेड के डब्बे में रख के उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया। वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, जैसे देखो इसी तरह से ये गोल्ड फॉइल था, बिल्कुल पतला सा। जैसे ही इसके ऊपर बॉम्बार्ड कराया उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि ये जो अल्फा पार्टिकल इस पे गया है उसका रास्ता क्या है, इसको क्रॉस करने के बाद, ये क्रॉस करने के बाद वो किधर का रास्ता ले रहा है, उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की। और उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा था, ध्यान देना, ये ऑब्जर्वेशन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनका क्या है ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। उनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास कर गए हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ देम, कुछ उसमें से जो थे, सम ऑफ देम डेविएटेड, डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल। उसमें से कुछ जो थे वो छोटे से एंगल से डेविएट हुए हैं। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम, थर्ड पॉइंट है, वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक। क्या मतलब है तीनों का? तीनों का मतलब ऐसा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जब इसने गोल्ड फॉयल से जब किसी चीज को पास कराई जाए, ऐसे समझो कि इसमें से पास कराए तो मैक्सिमम जो सीधे सीधे जा रहे हैं, मैक्सिमम सीधे सीधे चले गए। कुछ जो थे वो थोड़े से डेविएट हुए, मान लो इधर इधर, ये दिख रहा है ना, यहाँ इधर डेविएट हो गया, इधर डेविएट हुआ। तो कुछ जो थे वो थोड़े थोड़े डेविएट हुए हैं, मतलब कुछ एक ऐसा समझ लो 500 200 में कुछ कुछ डेविएट हो गए, 2 4 10 डेविएट हुए। और करोड़ों, मतलब हजारों हजार, करोड़ों नहीं, हजारों हजार में 2 4 ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। जैसे इसको ध्यान दो, ये बाउंस बैक हो गया, बिल्कुल जाके टकरा एकदम पीछे चले आए हैं। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन जो था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ पे, हालांकि ये कभी आज तक पूछा नहीं गया कि भैया यहाँ गोल्ड फॉयल क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। तो भैया गोल्ड के साथ प्रॉपर्टी ये थी, गोल्ड के साथ प्रॉपर्टी ये थी कि गोल्ड बहुत ही मैलिएबल होता है, इसलिए बहुत पतली सीट बनाई जा सकती है। मैलिएबिलिटी के वजह से, मैलिएबिलिटी के वजह से, हालांकि और भी प्रॉपर्टी है गोल्ड में, नो डाउट, ठीक है, लेकिन मैलिएबिलिटी के वजह से इसकी बहुत पतली सीट बनाई जा सकती है, इसलिए इसका फॉयल बनाना आसान था, इसलिए गोल्ड फॉयल ले लिया। डेविएट का मतलब है घूम जाना, डेविएट का मतलब है थोड़ा सा एंगल पे घूम जाना, इसको बोलते हैं डेविएट कर जाना, घूम गया थोड़ा सा। जैसे मान लो कट खेलते हो ना, बैट जब जब क्रिकेट होता है, कट कर देना, कट करने का मतलब क्या है, बॉल जो आ रही है जैसे आ रही है उसको बस थोड़ा सा एंगल देके कहीं दूसरे तरफ भेज दिया, उसको बोलते हैं कट कर देना। तो वही चीज हुआ कि थोड़े कुछ कुछ जो थे थोड़े डेविएट हो गए, कुछ कुछ थे बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह, जैसे बॉल आ रही है जिस रास्ते जा रही है भैया जाने दो, छोड़ दो। और कुछ जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव हो गए बॉल्स। स्ट्रेट ड्राइव का मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। ये तीन कहानी देखने को मिली, कुछ जो थोड़े से डेविएट हुए, कुछ जो बहुत, कुछ जो पूरे बाउंस बैक हो गए, और मैक्सिमम जो थे वो सीधे चले गए। तो रदरफोर्ड साहब कहते हैं भैया यहाँ तो घपला है। इस चीज को मैं जरा सा एक और भी दिखाता हूँ डायग्राम, इसको ध्यान दो। तो वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि देखो इसमें ध्यान दो, मैक्सिमम सीधे चले गए, देखो ये सीधे जाने वाले हैं, मैक्सिमम सीधे चलेगा, तो ये सीधे जाने वाले हैं। तो भैया वो कहते क्या कि मैक्सिमम सीधे चले गए हैं, ठीक है। कुछ जो थे वो डेविएट हो गए थोड़े से, जैसे ये थोड़ा सा डेविएट हुआ, ये थोड़ा सा डेविएट हुआ, और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए, ये बाउंस बैक हो गया। तो कहते क्या है रदरफोर्ड साहब, ठीक है, कहते क्या है कि रदरफोर्ड साहब कि भैया ये जो तीनों कहानी हुई है ना, ये हुई है एटम के स्ट्रक्चर के वजह से। और कैसे एटम के स्ट्रक्चर की वजह से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटम का स्ट्रक्चर। तो वो कहते क्या है कि मैक्सिमम सीधे सीधे चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कहीं से कोई चीज पास कराओ और वो चीज सीधे 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 जा रही है, ठीक है। तो वो कहते क्या है, वो कहते कुछ है, एक मिनट रुक जाओ, रिजल्ट। तो वह कहते हैं ये है कि अगर मैक्सिमम सीधे गई, मतलब वहां पे अधिकतर जगह क्या है, खाली है, वैकेंट है। अगर खाली नहीं होगा तो कोई चीज सीधे कैसे जाएगी, टकरा के दो तो घूम जाएगी। लेकिन मैक्सिमम सीधे चला गया, मतलब मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है। तो उनका सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर में, मैक्सिमम स्पेस इन
एटम इज वैकेंट। मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। डेविएट मतलब प्लीज पॉइंट आउट द डायग्राम विच रे बाउंस बैक एंड विच डेविएट। चलो यहाँ दिख रहा है ना, देखो यहाँ बाउंस बैक और डेविएट का भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, शिखर ध्यान दो, ये है डेविएटेड, देखो ये यहाँ पे गया होगा, यहाँ से ये चला गया, दिस इज डेविएटेड, और ये इसमें कंसिडर कर लिया गया बाउंस बैक। इसको ज्यादा बेटर आप इसमें दिख रहा है आपको, ये जो है ये डेविएटेड वाले हैं और ये वाला जो है ये बाउंस बैक है। कोई ऐसा जिसको इस ऑब्जर्वेशन में समस्या है तो बता दो कि ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस किए गए, मैक्सिमम सीधा, कुछ थोड़े डेविएट और कुछ बाउंस बैक, ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। कोई ऐसा जिसको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आई हैं? चलो ठीक है। तो बोलते क्या है कि भैया मैक्सिमम स्पेस खाली है तभी तो सीधे चलेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट से निकल गया मैक्सिमम स्पेस खाली है। कुछ जो है वो थोड़े डेविएट किए, वो क्यों थोड़े डेविएट किए, याद करो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो उन दोनों में रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन की वजह से क्या हुआ, ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से थोड़ा इसने अपना रास्ता बदल दिया, ये इधर डेविएट हो गया। ये ऊपर वाला जो था यहाँ आया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अल्फा पार्टिकल है, इसके बीच में रिपल्सन हुआ, ये अपना रास्ता बदल लिया। तो बेसिकली थोड़ा डेविएशन क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो वो कहते क्या है कि देयर इज अ न्यूक्लियस एग्जिस्ट which has positive चार्ज, ठीक है। एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो क्या डेविएशन होगा, डेविएशन क्यों होगा भाई, ऑब्वियस है ना कि जब रिपल्सन हुआ होगा तभी डेविएशन हुआ होगा, और तो कोई रीजन है नहीं। जैसे कोई बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करते वो क्या करेगा, बैट को थोड़ा सा लगा दिया, डेविएट हो गया। तो क्या हो गया, रिपल्सन हुआ है, ठीक है। रिपल्सन होगा तभी जाके डेविएशन होगा, मतलब वो कहते हैं पक्का कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेंटर पॉइंट है, न्यूक्लियस इज सिंपली अ सेंट्रल पॉइंट। तो एक सेंट्रल पॉइंट है जो क्या कर रहा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसको थोड़ा फोर्स लगा के डेविएट कर दे रहा है। कोई ऐसा जिसको सेकेंड पॉइंट में समस्या है? डन है। चलो नेक्स्ट थिंग, उसके बाद क्या बोलते हैं कि थर्ड पॉइंट, कोई चीज टकरा के वापस आ गई। मुझे ये बताओ कि मैं बॉल से अगर दीवार पे मारूंगा तो दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन बॉल से मैं इस मार्कर पे मारूंगा, इस पेन पे मारूंगा, इस स्टाइलस पे मारूंगा, टकरा के वापस आएगा बॉल? नहीं, इसको लेके देके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कब कोई चीज टकरा के वापस आ सकती है, जिससे टकराया उसका मास बहुत ज्यादा हो। ये चीज समझ में आ रहा है? मान लो कि कोई चीज मेरे पे टकराएगा, मान लो मेरे ऊपर कोई बड़ा भारी भरकम पत्थर कोई टकराएगा तो मेरे पे टकरा के वापस जाएगा कि वो मेरे को लेके उड़ा देगा, उड़ा देगा। लेकिन मेरे ऊपर कोई छोटा सा मान लो प्लास्टिक वाला बॉल है तो वो टकरा के वापस ही जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई चीज टकरा के वापस कब आएगी, जिससे टकराई है उसका मास बहुत ज्यादा है। तो वो कहते क्या है कि वो जो जो हजारों हजार में जो एक दो वापस आए वो क्यों आए, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियस इज वेरी हेवी, वेरी हेवी एंड कंटेन्स approx whole mass of atom। कहते क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत हेवी है तभी तो उससे कोई चीज टकरा के वापस आ गई, अगर न्यूक्लियस हेवी नहीं होता तो टकरा के वापस नहीं आता। दूसरा चीज है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज भी है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही वापस टकरा के आया था, अगर नेगेटिव आता तो जाके उससे चिपक जाता ना। तो पॉजिटिव चार्ज उसे टकरा के वापस आया, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज भी है और हेवी भी है। तो लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, सॉरी रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। तो कहते क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। तो यही कहानी है रदरफोर्ड साहब के मॉडल की, ऑब्जर्वेशन और उनका रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन क्या था, मैक्सिमम सीधे चले गए, कुछ थोड़े से घूमे, बहुत थे कम, हजारों हजार में बाउंस बैक हो गए कुछ। क्या फायर किया था, अल्फा पार्टिकल। किस पे किया था बॉम्बार्ड, गोल्ड फॉइल पे किया था। रिजल्ट क्या आया, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मास बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। यही उनका रिजल्ट था, यही उनका, और पिछला वाला जो बताया वो उसका ऑब्जर्वेशन था। तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक एटम प्रपोज कर दिया, वो एटम यही है आपके पास कि भैया मैक्सिमम स्पेस खाली है, स्फेरिकल तो है ही, कोई दिक्कत है नहीं, मैक्सिमम स्पेस खाली है, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यही ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट था रदरफोर्ड साहब का। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेन इलेक्ट्रॉन सेंटर में हो, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पावर हो। अरे बाबू, इलेक्ट्रॉन अगर सेंटर में होगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रख लेगा ना, और वो रिपल्सन देके किसी चीज को डेविएट कैसे करेगा, उसको भी अपने पास खींच लेगा। लेकिन उसको तो डेविएट करके दूर भेजा, मतलब सेंटर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज ही तो था। ठीक है शुभम, चलो अभी मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसको पढ़ना आराम से, इसको प्रेम से देखना, और अगली क्लास में कोई समस्या हो तो पहले अपन इसको रिवाइज करेंगे रदरफोर्ड मॉडल को, फिर आगे बढ़ेंगे। बट एक बार बुक भी आप पढ़ना, कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछना, जो मैंने बताया इसको भी पढ़ना, और अपनी अगली क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? डन है, चलो ठीक है। सो इस चीज को पढ़िएगा अच्छे से बाबू, ध्यान से, और अगली क्लास में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? चलो, सो ये कहानी थी आपके पास दो मॉडल्स की, कि भैया अब याद रखना ये मॉडल्स हैं, एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा, एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा, ठीक है? शिखर बोला सारी चीजें समझ में आ गई। हाउ कैन अंडरस्टैंड इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। आयुष, पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज ये तभी पता चलेगा जब आप किसी चार्ज को भेजो, अगर वो कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? इस तरीके से पता चला कि कोई भी चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? तो यहां तक कहानी थी अपने पास एटम के प्रपोज्ड मॉडल के बारे में। अपन अगली क्लास में इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे, चलो ठीक है? इसको पढ़ना, मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि जो चीज पढ़ाई है वो चीज मतलब आगे आपको कंटिन्यूअसली बार बार आएगा। सो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी के बाद रीडिंग डालना, जो नहीं समझ में आए वो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चलो ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।